नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ये चर्चा पिछले कुछ दिनों से सियासी गलियारे में काफी तेज हो रही है। नीतीश कुमार ने इस मामले में अब जवाब तो दे दिया है कि वो कहीं नहीं जाएंगे और एकजुट रहकर काम करेंगे, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही जवाब नीतीश पहले नहीं दे सकते थे? क्यों उन्होंने इतनी देर से जवाब दिया? क्या नीतीश ने अपने मन से जवाब दिया है या इसके पीछे बीजेपी का कोई दबाव काम कर रहा है? लेकिन सबसे बड़ी चीज कि मन से भी अगर जवाब दिया है तो पूरी बात उन्होंने क्यों नहीं कही? अभी तक जिस कॉन्फिडेंस के साथ नीतीश कुमार अपनी बात रखते आए थे, लेकिन अब अगर वो बात कर रहे हैं गोलमोल और अगर इधर उधर से जोड़ने तोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, ये सब कुछ समझने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार को सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। सुन लीजिए जरा। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, जब हम लोग किए बैंक सहायता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता। तो सुन लिया आपने, यहाँ नीतीश बाबू ने कहा क्या। और दूसरी तरफ अगर देखें तो तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार के बारे में बहुत सारी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार होश में नहीं हैं। रिटायर्ड अधिकारी अब बिहार सरकार चला रहे हैं और उनके अगल बगल दिल्ली और पटना में रहने वाले लोग रहते हैं और यही लोग उनको गाइड कर रहे हैं। वही लोग उनके अपने फायदे के लिए भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं हैं, वो अब कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए हैं, थक चुके हैं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने ये बयान मोतिहारी में दिया है। ये जरा सुन लेते हैं, इस बयान के पीछे भी क्या कारण है उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले इस बयान को सुनिए। अरे भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए, कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अबे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे, उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा? तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन में, वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं आमल नौतन वाले स्थल पर। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर बिल्कुल सारी बातें यहाँ खोल कर रख दी तेजस्वी यादव ने। और वही तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर और अमित शाह को लेकर भी एक जबरदस्त तंज कसा है, उसको भी जरा सुन लेते हैं। यहाँ प्रशांत किशोर और इधर दूसरी तरफ अमित शाह, ये दोनों भी आज चर्चा में हैं, जबरदस्त चर्चा में बने हुए हैं। और इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, इसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर और एक्टर को बैठाया गया है, तो सब लोग जानते हैं।
तो सुन रहे थे आप, कौन प्रोड्यूसर है कौन डायरेक्टर है ये सब लोग जानते हैं। यानी साफ है कि तेजस्वी यादव साफ साफ बता रहे हैं कि बिहार में पहले जो कुछ हुआ या अब जो कुछ चल रहा है उसमें नीतीश कुमार भले ही मुख्य भूमिका में दिखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और काम करता है। और वो नाम अगर इनके हिसाब से देखा जाए, तेजस्वी यादव के हिसाब से, तो नाम है अमित शाह और बीजेपी। तेजस्वी ने नीतीश के इनकार पर यह भी कहा है कि उन्हें लालू जी ने कोई ऑफर नहीं दिया है, और वो तो उनके बोलने का अंदाज है, अभी आपने सुन लिया। वहीं मीसा भारती ने पत्रकारों से आज फिर इस सवाल पर कहा है कि लालू जी और नीतीश जी पुराने दोस्त हैं, वो क्या बोलते हैं उनके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, दोनों इशारों में बात करते हैं। जरा मीसा भारती को भी सुनिए। दे रहे हैं। देखिए, मुझको लगता है कि सम्राट चौधरी को अपने शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के ऊपर जब प्रश्न उनसे पूछा जाता है तो वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुप्पी साध ली इस प्रश्न को। बहुत सारे नेता ने कहा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम साथ में हैं, सब कुछ ठीक है, नहीं पलटेंगे, फिर लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किनके नेतृत्व में लड़ेंगे, क्या ये वहां तक मानते हैं लोग? क्योंकि वोट लेना है। नीतीश जी के चेहरों को दिखा के भारतीय जनता पार्टी वोट लेना चाहती है, उनको सीढ़ी बना के सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने से डर रही है। लेकिन आप लोग ऑफर दे रहे हैं तो आप नहीं, हम लोग कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों ने मुझसे, मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। तो साफ साफ मीसा भारती जो कल बोल रही थी वही आज भी बोल रही हैं कि दोनों पुराने दोस्त हैं, और सांकेतिक भाषा में क्या बातें करते हैं ये दोनों जाने। यानी पुराने दोस्तों के बीच भी सांकेतिक बातचीत या इशारेबाजी में बातचीत हो रही है, और इस इशारेबाजी से बीजेपी की सियासी बाजी के लिए कितना खतरा दिख रहा है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी हर दिन किसी नए मुद्दे पर फंसती हुई दिख रही है। अब आज दिल्ली में ही पूर्व सांसद और मौजूदा विधानसभा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों पर बयान दिया है और कहा है कि यहां की सड़कें मुझे जिताकर ले आइए। कालका जी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कालका जी में आप जानते हैं कि दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली की जो हैं आतिशी, वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं, और उनके सामने रमेश बिधूड़ी हैं, और दूसरी तरफ उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने अलका लांबा को, जो कांग्रेस पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष हैं, उनको खड़ा किया है। और रमेश बिधूड़ी के बारे में आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जब वो संसद में थे और सांसद थे, तब उन्होंने दानिश अली के लिए क्या कुछ कहा था। बहुत ही अपशब्द जो थे, बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन आज वो प्रियंका गांधी के गालों की तरह अपने क्षेत्र की सड़कों को बना देंगे, ये बात कहकर उन्होंने बीजेपी को कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसा दिया है। कांग्रेस तो प्रियंका के अपमान पर बीजेपी को घेर ही रही है दोस्तों, लेकिन आम आदमी पार्टी, एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारे दल भी अब बीजेपी को घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो चुनाव में आमने सामने हैं दिल्ली में, आप जानते हैं, फिर भी उन्होंने बीजेपी के बयान की निंदा की है और उसे महिला विरोधी पार्टी बताया है। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। सुप्रिया सुले भी यहां पर इसी मसले पे, यानी पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन यहां एक नजर आता है। सुनिए, देखिए। बताओ, मुझे ऐसा जब होता है ना, तब अरुण जी की याद आती है कि आप दिखाना बंद कर दीजिए, ये बोलना बंद कर दीजिए। इट्स वेरी शेमफुल। और इनके बारे में मैं नहीं बोलूं, 5 साल मैंने उनके साथ, वो में हमारे साथ सांसद रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो आप सुन रहे थे, यहां काफी दुखी नजर आ रही हैं सुप्रिया सुले, लेकिन उन्हीं के सामने, यानी रमेश बिधूड़ी के सामने, उसी कालका जी से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी अलका लांबा हैं, और उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, जरा ये सुन लीजिए। जनता से ही जवाब मांग लिया है अलका लांबा ने, सुनिए जरा। जय हिंद साथियों, मैं अलका लांबा इस समय कालका जी विधानसभा में हूं, और कालका जी विधानसभा से भाजपा ने अपने जिस उम्मीदवार को घोषित किया है, रमेश बिधूड़ी जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। अभी कालका जी विधानसभा में उम्मीदवारी इनकी घोषित नहीं हुई, पहला भाषण
मैं कालका जी के लोग हूँ, दिल्ली के लोग हूँ, कहूंगी। क्या आपको ये भाषा मंजूर है? सुनिएगा इनकी भाषा क्या है। जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। मैं कालका जी के लोगों से बस अब पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपना ऐसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारी माँ, बहन, बेटियों, बात प्रियंका गांधी की नहीं है, बात सोच की, माँ, बहन, बेटियों के गालों जैसी सड़कें बनाने की बात करता हो? उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका चरित्र सबके सामने है और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माफी मांगनी चाहिए रमेश बिधूरी जी को अपने इस बयान के लिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पर क्या कहना है हम सुनना चाहते हैं। क्या आप अपने इस उम्मीदवार को कुछ कहेंगे या खामोशी से? तो अलका लांबा को आप सुन रहे थे और आपने सुन लिया, देख लिया रमेश बिधूड़ी ने बोला क्या। दिल्ली चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी जिस तरह विवाद में दिल्ली में फंस गई है, उससे अनुमान लग रहा है कि आने वाला वक्त और मुश्किलों से भरा होगा। और वहीं अब कहा जा रहा है कि बापू, अंबेडकर, संविधान, इन तीनों के साथ साथ बीजेपी महिलाओं के अपमान में भी आगे है। और ये बात अब कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस यात्रा को निकाल रही है उसमें बापू का नाम भी है, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। इस यात्रा में अब महिलाओं के अपमान की जो बात है वो भी जोड़ दी गई है। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान पर खेद प्रकट कर लिया है, लेकिन देखना होगा कि जनता उनके खेद प्रकट करने को स्वीकार करती है या फिर इस बार दिल्ली में बीजेपी की हार के लिए बिधूड़ी का बयान जिम्मेदार होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान 2-3 दिनों में हो जाएगा दोस्तों, आप जानते हैं, लेकिन जो सियासी बवाल उधर बिहार में मचा है, क्या वो शांत होगा या जनवरी के अंत तक? इंतजार करिए और बहुत कुछ आप देखेंगे। यही माने हम 14 तारीख के बाद क्या कुछ होगा ये हम समझें। बहुत कुछ उधर बिहार से और बहुत कुछ दिल्ली में। आइए बुरे कैसे फंसे हैं नीतीश बाबू, ये समझने की कोशिश करते हैं और कैसे बीजेपी का असली चेहरा बार बार सामने आ जाता है, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। इस न्यूज पॉइंट में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर तमाम साथियों को ले आइए। देखिए इस वक्त हमारे 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, संजय कुमार सिंह साहब हैं और प्रेम कुमार जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। चर्चा बिहार से करते हैं, बिहार से शुरुआत करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश बाबू, अगर कल से उनका एक बयान चल रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के बयान को यानी उनके ऑफर को ना कह दिया है, लेकिन यहां कोई ऐसा ना और हां वाली बात तो दिखाई ही नहीं देती है। आपने सुन लिया और उसको उस मौके पे जब अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं, आज पहुंच गए होंगे जब तक हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे पहले ये बयान देना और मीडिया में उस ढंग से उसको प्रचारित करना, ये क्या कहलाता है? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के बयान को भी आपने सुन लिया, आपने मीसा भारती के बयान को भी सुना है, क्या कहेंगे इस पे? लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया था वो यही कहा था कि हम तो हमेशा नीतीश कुमार को वेलकम किए हैं, जब चाहे तब आए और काम करें, वही है जो बार बार चले जाते हैं, इस तरह से उन्होंने कहा था। और नीतीश कुमार चुप्पी, लंबे समय से चुप्पी लगाए हुए थे, वो उस बात पर नाराज बताए जा रहे थे कि अमित शाह जी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं माना है कि आगे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कह नहीं रहे हैं। इस तरह की चीजें हुई थी, इसलिए बातें चल रही थी। तो लालू प्रसाद जी के पास सवाल गया, उन्होंने कहा कि हमारा वेलकम है। तो हमें लगता है कि लालू प्रसाद जी का स्टेटमेंट आगे भी नहीं बदलने वाला है, वो भी वेलकम ही रहेगा। लेकिन बदलना है तो नीतीश कुमार को ही देखना है। नीतीश कुमार किसी समय बोलते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नीतीश कुमार ही तो बोलते थे। तो जब जो लोग अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातों को से भी पलट गए हैं तो उनके आज के भी बयान का कोई मतलब है नहीं। दरअसल नीतीश कुमार का पलटना, इधर से उधर जाना, ये परिस्थिति पर निर्भर करता है और परिस्थिति चूंकि बन रही है कि नीतीश कुमार को उनकी पार्टी से ही उखाड़ के कैसे फेंका जाए, तो वो उखाड़ के
अगर कहीं जमीन पे जा गिरेंगे तो उनका प्लांट बचा रह जाएगा, अगर इधर उधर सीमेंटेड जगह पे गिरेंगे तो कहीं नहीं बचेंगे, फिर तो वो उखड़ ही जाएंगे। तो अभी का जो नीतीश कुमार का जो समय है, राजनीतिक रूप से जमीन से जुड़े रहने का समय है। उनको उखाड़ने में बीजेपी लगी हुई है, जैसे अपने सहयोगियों के आम तौर पर वो ऐसा करती है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में नीतीश कुमार को उतनी सीटें वो देंगे नहीं जितनी चाहते हैं, और उनके साथ कोई गठबंधन होना नहीं है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट सरकार बनाने से ज्यादा नीतीश कुमार के पर कतरना है। ये टारगेट पिछले समय भी था, पिछले चुनाव में भी था, और उन्होंने नीतीश कुमार के पर कतरे थे। और इस चुनाव में नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से मटिया मेट कर देगी बीजेपी, ये तय बात है। अब इसमें नीतीश कुमार कैसे इनसे पीछा छोड़ाए, कौन तरीका बोले, इसकी जद्दोजहद में है। इसीलिए अभी का बयान ये कोई अंतिम बयान नहीं है, ये बयान बदलते रहेंगे, और इनको ये परिस्थितिवश अपने आप को कैसे बचाएं, ये देखने वाली बात होगी, जहां तक बिहार की राजनीति का सवाल है। अब देखिए, अमित शाह भी वहां जा रहे हैं, 18 तारीख को राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लालू प्रसाद जी ने अपनी राष्ट्रीय अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, तमाम गतिविधियां हैं, और उससे पहले खरमास खत्म हो रहा है, दिल्ली चुनाव की भी घोषणा होनी है। तो ये सारी चीजें एक साथ घटित हो रही हैं। अभी हमें इंतजार करना होगा, ये न कोई अंतिम बयान है, और न तो इससे वो बात खत्म होती है कि इस बयान से पहले जो घटनाएं घट रही थी क्या वो नल हो जाएंगी, या क्या कोई घटना ही नहीं घटी, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। तो हमें नहीं लगता कि अभी एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। जी, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, क्या कैसे देखा जाए यहाँ नीतीश बाबू का बयान, और वो भी बहुत ऐसा बयान है जो घुमाने वाला बयान, जिसमें आप कुछ भी निष्कर्ष पे ना पहुंचें, लेकिन अभी चूंकि उनके साथ हैं तो थोड़ी सी उनकी बात कर लें। ये सारी बातें क्या कहती हैं, और इन सब के बीच तेजस्वी यादव का बयान, मीसा भारती का बयान, इन सब बयानों को जोड़िए तो क्या दिखाई देता है उधर बिहार में? राजीव जी, असल में तो ठंडाने के लिए नीतीश ने बयान दिया है, लालू जी ने ठंडाने के लिए बयान नहीं दिया था। ठंडाने के लिए बयान जो है वो नीतीश कुमार ने दिया है कि भाई ठंड रखो थोड़ी, और चीजें थोड़ी पक जान दो, खिचड़ी पकने में भी थोड़ी देर है। नीतीश कुमार ने ये संकेत दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सिर्फ यही कहा कि गए थे उधर अब नहीं जाएंगे, लेकिन किधर गए थे किधर नहीं जाएंगे ये कुछ स्पष्ट नहीं किया। ये नहीं कहा कि लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, कि इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे, कि एनडीए में नहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं बोला। ये कहा कि नहीं जाएंगे, तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन जब जाना होगा तब चले भी जाएंगे, कोई रोक थोड़ी लेगा जाने वाले को। तो वैसे भी जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया है। तो असल में जो ठंडाने वाला बयान है वो नीतीश कुमार ने दिया है राजीव जी। और नीतीश कुमार जिस तरीके, आपको याद होगा कि जब उन्होंने छोड़ा था इंडिया गठबंधन, तो जिस दिन छोड़ा था उससे एक दिन पहले भी वो जो बातें कर रहे थे, और उससे पहले भी आभास नहीं हुआ था कि अगले दिन जो है ये इंडिया गठबंधन छोड़ने वाले हैं। तो नीतीश कुमार जब लेंगे फैसला तो ऐसी फैसला लेंगे कि रात को जब मोदी सोएंगे और सुबह सो के उठेंगे तो मालूम पड़ेगा कि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार चुके हैं। तो नीतीश कुमार ऐसा ही करते हैं, तो नीतीश कुमार ऐसा ही करेंगे। नीतीश कुमार पहले सारी परिस्थितियां ठोक बजा के देख लेना चाहते हैं। वो देख लेना चाहते हैं कि लालू जी ने जो बैठक बुलाई है 18 तारीख को, उसमें क्या होता है, राहुल गांधी जा रहे हैं पटना, वहां क्या होता है। तो यानी इंडिया गठबंधन में भी अंदर क्या चल रहा है और कितनी उनकी स्वीकार्यता किस हद तक होगी, जब तक ये आश्वस्त नहीं हो जाएंगे और उनको सिग्नल्स नहीं मिल जाएंगे दोनों तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और लालू प्रसाद यादव की तरफ से, तब तक वो बड़ा कदम उठाने से कोई घोषणा नहीं करेंगे। सारी फाइनल डील हो जाने के बाद ही वो कोई घोषणा करेंगे। इधर अब पहुंचेंगे अमित शाह, तो मालूम पड़ेगा कि अमित शाह के पहुंचने से और नीतीश कुमार के बीच क्या संबंध, किस तरीके से जो बंद बिगड़ रहे हैं वो क्या दिखाते हैं। तो बहुत कुछ राजीव जी होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो आज कहा है, मतलब जो भी उन्होंने बयान दिया, वो साफ तौर पे यही बताता है कि नीतीश कुमार की तैयारियां कुछ दूसरी हैं, लेकिन पत्रकारों को ठंडाने के लिए उन्होंने जो है ये बयान दे दिया है कि थोड़े दिन ठंडा रखो और ज्यादा खबरें भी मत चलाओ, जब हम पलटी मारेंगे तब तुम्हें बता देंगे, तब चलाना खबरें। जी, अभी ठंडा रखो, अभी जब पलटी मारेंगे तब बता देंगे। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं। संजय जी, आखिर चल क्या रहा है बिहार में? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बुनियादी तौर पे
कांग्रेस विरोधी और बीजेपी समर्थक हैं। और जो अगर 2014-13 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई थी तो नीतीश कुमार का विरोध बड़ा प्रतीकात्मक था कि इनको कैसे बना दिया गया, और आदर्शवादी वगैरह बातें कर रहे थे, जैसे कि मतलब वो उनका भाजपा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अंततः उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया नहीं, ज्यादातर समय नरेंद्र मोदी के साथ रहे वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि वो सत्ता नरेंद्र मोदी ही नहीं, सत्ता का भी विरोध करने की स्थिति में है नहीं, उनका स्वभाव नहीं है, और वो बीजेपी का विरोध तो नहीं ही कर रहे हैं। बीच में अगर उन्होंने कभी कुछ किया तो वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए चूंकि कर पाए और अपग्रेड करने का कुछ मौका मिला तो उन्होंने किया, लेकिन बुनियादी तौर पर वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इसमें सीबीआई और ईडी का जो रोल हो सकता है वो भी होगा, वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बीजेपी का विरोध कर नहीं रहे हैं, और अगर कुछ कर रहे हैं तो अपनी जगह मजबूत बनाने के लिए या अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। उसमें वो इंडिया गठबंधन के लिए उन्होंने जितना साथ दिया था वो भी था कि वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं हो तो इंडिया गठबंधन में भी, जो इंडिया गठबंधन वाली बात उनकी चली नहीं और वो वापस फिर बीजेपी में भी आ गए, और मुझे लगता है कि वो बीजेपी में ही रहेंगे। और लेकिन इन 10 वर्षों में उनका स्वास्थ्य, उनकी राजनीति और उनकी क्षमता योग्यता पर जो प्रभाव हुआ है और बीजेपी के सत्ता में रहने से जो सब असर हुआ है, उसमें नीतीश कुमार अब वो रह नहीं गए हैं जो थे। तो उनके पास जो समर्थन दिखाई दे रहा है, और वो बीजेपी की थैली के सामने कितना टिका रहेगा ये कहना मुश्किल है, और ये वो समझते हैं। खास करके बिहार में मुझे लगता है कि वो ये जानते हैं कि अगर वो विरोध करने की घोषणा अपनी तरफ से कर भी दे तो उनके साथ कितने लोग रह जाएंगे, या बीजेपी जैसे लोगों को तोड़ती है वो तोड़ने में कितना कामयाब होगी। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपने बारे में भी बहुत आश्वस्त नहीं है, और वो कोई भी फैसला लेने से पहले ये सब तो आकलन कर ही लेना चाहेंगे। और दूसरी ओर बीजेपी अपनी चालें चल रही है, तो उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा उस समय की स्थितियों के अनुसार नीतीश कुमार जो सर्वश्रेष्ठ समझेंगे वो नहीं होगा। नीतीश कुमार वो करेंगे जो उनको मजबूरी में करना पड़ेगा। तो ये बीजेपी के साथ इतने दिन तक इनकी राजनीति करते हुए, और जिस ढंग से इन्होंने जो सब किया है, जो बोलते रहे, जिस ढंग से पलटे हैं वगैरह वगैरह से, मुझे लगता है कि ये अपनी कोशिश तो करते ही रहे कि थोड़े अपग्रेड हो जाए, नेता के रूप में थोड़े बड़े हो जाए, पर उसमें इन्हें बहुत कामयाबी मिली नहीं है। और अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है भिन्न कारणों से। उसमें इनका स्वास्थ्य और इनकी 10 साल की राजनीति के साथ साथ बीजेपी के चालें शामिल है, तो उसमें अब इनके पास बहुत कुछ अपने हाथ में है नहीं। और ये जो भी फैसला लेंगे, जब भी लेंगे, तो उस समय की स्थितियों के अनुसार लेंगे, जिसमें इस बात का भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी भी अगर सत्ता में रहेगी तो सीबीआई, ईडी वगैरह का उपयोग इनके खिलाफ किया जा सकता है। इसलिए मैं इनसे कोई पॉलिटिकल कदम की उम्मीद नहीं करता हूं। जो भी होगा वो मजबूरी वाला होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, जो भी होगा मजबूरी वाला होगा। क्या राहुल लाल जी आपको भी ऐसे लगता है कि नीतीश बाबू मजबूरी के कारण इधर से उधर या उधर से इधर करते रहे हैं? देखिए, उनके पास मजबूरियां तो होती हैं राजीव जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन मैं उसको केवल मजबूरी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि वो राजनीति में, बिहार के राजनीतिक स्तंभ के रूप में अपनी प्रासंगिकता किस रूप में बनाए रखना है, और उन्हें खत्म नहीं होना है बिहार की राजनीति में, उसके लिए वो सर्वश्रेष्ठ डिसीजन लेते हैं। वो इसमें कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं होती। मैं अभी इस घटनाक्रम का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले तो गर्दनी बाग ले जाना चाहूंगा, क्योंकि पूरे जो बिहार में जो पलटासन चल रही है उसकी जड़ नींव समझने के लिए 2-3 जगहों पर हम लोग को देखना पड़ेगा परिस्थितियों को। आप सोचिए कि वहां पे गर्दनी बाग में किस प्रकार से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो प्रदर्शन की आग कोई छोटी मोटी नहीं है, प्रचंड लहर है। इस समय पूरे उत्तर भारत में सिख लहर की स्थिति बनी हुई है राजीव जी। आप सोचिए कि वहां पे कोई वैनिटी मैन लेकर प्रदर्शन कर रहा है, जिसके ऊपर अभी आपने अपनी भूमिका में दिखाया भी कि तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं, प्रशांत किशोर के ऊपर वैनिटी मैन लेकर बैठे हुए हैं। बिहार के जो बहुत बड़े गायक है खेसारी, उनके ऊपर दबाव बना सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग उनको टैग करके लिख रहे थे आप भी आइए, वो भी लगातार मजाक उड़ा रहे थे कि आप लोग तो वैनिटी मैन वालों के साथ, आप लोग के साथ खड़े हो रहे हैं। उनको भी मैदान में आना पड़ा है वहां पे बिहार के उस आंदोलन में।
वो कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं चल रहा है राजीव जी। और मैं इसको इस संदर्भ में रख रहा हूं कि तेजस्वी जी के साथ रहते हुए जिसमें वो उप मुख्यमंत्री थे, बिहार की स्थितियां क्या थी। बिहार एक तरह से युवाओं के लिए, देश भर के युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, और आज के समय में बिहार में युवाओं में सबसे जबरदस्त आक्रोश का केंद्र बना हुआ है। अगर ये आक्रोश नहीं चला तो ये 1974 का जो पूरा का पूरा आंदोलन था, छात्र आंदोलन, उसके तरफ बिहार बढ़ते हुए दिख रहा है। मैं उसको केवल बिहार में बीपीएससी के असंतुष्ट छात्रों के आंदोलन के रूप में नहीं देख रहा हूं राजीव जी, उससे इसकी पृष्ठभूमि काफी बड़ी है। और यही कारण है बिहार के तमाम जो लोग गायक हैं, तमाम जो भी सुपरस्टार है, उनके ऊपर भारी दबाव है इस समय कि वो उस आंदोलन का समर्थन करें छात्रों का। बताइए, क्या इस छात्र संतोष के बीच में नीतीश कुमार कहीं जाना चाहेंगे चुनावी मैदान में? नीतीश कुमार जी के जो बयान है, मैं अमलेंदु जी के इस बात से सहमत हूं कि जब वो ये बयान देते हैं कि हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, पहले तो उस बयान में स्पष्टीकरण नहीं है उसमें कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। दूसरी चीज कि उनके स्पष्टीकरण वाले बयान जो आते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं पलटूंगा नहीं, उसके अगले क्षण ही बदलते हैं वो। अगर उनके पिछले बार के बदलने के रिकॉर्ड को देखते हैं हम लोग, तो उसमें भी ऐसी चीजें दिखती है कि वो सुबह तक कह रहे होते हैं कि नहीं, हम तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ डंके के साथ चोट पे खड़े हैं, तमाम चीजें गलत हैं। तो उन समय में व्याख्या करने के लिए जो मीसा भारती का बयान है कि दो मित्र हैं राजीव जी, एक तरफ लालू यादव है और एक तरफ जो है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और वहां पे जो चीजें कही जा रही है वो शब्द केवल शब्द नहीं है, उसके साथ साथ इशारों को समझना बहुत आवश्यक है। और उस इशाराबाजी में जो संकेत पूरा देश समझ रहा है, वो देश गलत संकेत नहीं समझ रहा है। बिहार के कहीं कहीं एक तरह से मैं तो देख रहा हूं कि दीवार पे लिखी हुई कुछ सच्चाई है कि बिहार परिवर्तन के दौर पे जा रहा है, और बिहार का जो परिवर्तन होना है, अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये मामले बहुत पीछे छूट गए हैं राजीव जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार पीछे छूट गए क्योंकि 4 जून 2024 के जो आंकड़े हैं इंडिया अलायंस के पास, वो मैं आज भी देख पा रहा हूं कि वो आंकड़े 2025 में भी इंडिया अलायंस के पास है मौजूद। और तमाम लोग, बीजेपी के लोग ये दावे कर रहे थे कि मोदी जी आ चुके हैं, अब तो मोदी जी बस कुछ समय में ही अपने आंकड़े 240 से जो है कि वो 272 का जादुई आंकड़ा खुद ही तोड़ के पूरा कर देंगे। एक सिंगल सांसद वो नहीं तोड़ सकते हैं। तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की स्थिति कैसी है वो तो हम लोग देख चुके हैं कि मोदी जी का उसका प्रहार कैसा हो चुका है। मोदी जी का प्रभाव अपने पार्टी में किस रूप में घट चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में व्हिप जारी किया था, और उस व्हिप में 293 का आंकड़ा नहीं दिखा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई बड़े बड़े सांसद जो तमाम हल्ला हंगामा में आगे रहते हैं, वो लोग भी अनुपस्थित रहे उस समय। तो एक तरह से पार्टी के ऊपर उनका पकड़ जो है वो कमजोर होता चला जा रहा है। तो पार्टी के भीतर भी विद्रोह के बिगुल बज रहे हैं, और पार्टी के बाहर जो विरोध के बिगुल बज रहे हैं उसमें बिहार कहीं कहीं एक बड़ा केंद्र बनते हुए सीधे सीधे नजर आ रही है। तो इसलिए हम लोगों को वो कब अधिकृत तौर पर घोषणाएं होंगी, वो घोषणा देखिए नीतीश कुमार जी स्पष्ट है, या तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद चाहिए या उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री का पद चाहिए। ये दोनों चीजें अगर उन्हें अपग्रेडेशन होगा तो पद का, वो राजनीतिक अपग्रेडेशन की बात नहीं सोच रहा है राजीव जी। वो या तो ऐसी कुछ स्थिति बन जाए केंद्र के स्तर पे कि वहां पे मोदी जी को हट के जो है कि इंडिया अलायंस अपनी सरकार बनाए, तो वो स्थिति के लिए वो तैयार है। अन्यथा बिहार में मुख्यमंत्री पद के रूप में कैसे वो रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ वो 2025 विधानसभा चुनाव में उनके जाने की कोई संभावना नहीं है। देखिए तेजस्वी यादव जिस तरह से खंडन कर रहे हैं उनका, आप देखिए तेजस्वी यादव लगातार उनका विरोध कर रहे होते हैं कि नहीं, वो ऐसी कोई घटना नहीं होने जा रही है, लगातार उनके तरफ से बयान आ रहे हैं। अब अगर नीतीश कुमार के बयान को मैं मान ले लूं किंतु परंतु के साथ कि वो ठीक है, कल उनका बयान यही आ जाए उनका अमित शाह जी के सामने में कि वो नहीं जाने वाले हैं इंडिया अलायंस में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ डंके के चोट पर बंधे हुए रहेंगे। लेकिन उनके इस बयान को कौन गंभीरता से मानेगा? वो जितना ही ज्यादा हार्ड होकर ये बात बोलेंगे, उसका मीनिंग उसके उल्टे या अपोजिट रूप में निकलते रहे। ये उनका इतिहास रहा है और वो हर बार का इतिहास रहा है। तो इसलिए जो अभी परिस्थितियां बनी हुई है, बिहार में भ्रष्टाचार का मामला राजीव जी काफी गर्म है। लोग तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि बाढ़ में अगर पुल बह जाते तो भी समस्या होती, हाईवे ट्रैफिक के कारण अगर पुल नष्ट होते तो भी समस्या होती। पुल तो ऐसे बिहार में गिरे वहां पे ताश के पत्तों की तरह कि बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी पानी के ही पुल बह गए वहां पे। इन चीजों के बीच में क्या नीतीश कुमार राजनीति में जा सकते हैं? चुनावी राजनीति में जाएंगे? वो डंके के चोट पे नहीं जाएंगे। उनके पास दो समस्याएं हैं। महाराष्ट्र की राजनीति वो देख चुके हैं, 2020 की विधानसभा चुनाव की राजनीति वो देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं अमलेंदु जी के इस बात से सहमत हूं कि बीजेपी का पूरा ताकत इस समय बना हुआ है कि नीतीश के राजनीति को 100% खत्म कर दिया जाए और सीधे सीधे बिहार की चुनावी राजनीति जो भविष्य में बने
वो आरजेडी बनाम बीजेपी की राजनीति बने। और इस स्थिति में जब कभी लगा है कि जदयू बिल्कुल खतरे में, उनकी पार्टी टूटने वाली है, उसी समय अपना मास्टर स्ट्रोक दाव चलकर नीतीश कुमार ने अपने राजनीति को बिल्कुल बदल दिया। 2022 में भी तो ईडी थी, सीबीआई थी, इनकम टैक्स थी, ये तमाम तरह की चीजें उस समय भी थी राजीव जी। लेकिन उस समय भी अगर आप देखें तो वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बिल्कुल विद्रोह का बिगुल फूका और वो इंडिया अलायंस में आ गए। लेकिन उन्हें लगा कि लोकसभा चुनाव में वो इंडिया अलायंस के साथ आते हैं तो उनको चुनावी गणित समझ में आ गया कि लोकसभा चुनाव उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से रहेंगे। लोकसभा चुनाव हो चुका है, बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ जा रहा है और जाने में देखिए जो भी परिस्थितियां हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसे हुए हैं। आज सोच के देखिए कि बिहार में जहरीले शराब से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, तमाम तरह की चीजें हो जा रही हैं। इन स्थितियों में भारी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बीच में बीजेपी के साथ वो कभी नहीं जा सकते। उनके पास एकमात्र आखिरी चारा है कि वो इंडिया अलायंस में आए, आरजेडी के साथ गठबंधन करें और चुनावी मैदान में जाए। और लालू यादव ने बड़े खुल के वो एक रास्ता प्रशस्त कर दिया है। तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि 2025 में अभी भी न केवल ये हम लोग बिहार के बदलाव के लेकर संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं राजीव जी, ये राष्ट्रीय राजनीति में भी भारी बदलाव को लेकर बड़ी चर्चा है ये कि 2025 में ये सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर सकेगी। या तो केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या तो देश ये मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहा है। तो बिहार का मामला केवल कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, वो राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है। और ऐसे भी हम लोगों ने देखा है 13 दिन का मामला भी भारतीय जनता पार्टी का देखा है, 13 महीने का भी मामला देखा है। तो इसलिए अभी भी मोदी जी की कुर्सी जो है वो डगमगा रही है। और अमित शाह जी की बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि वो इस बार चूंकि उनके 12 सांसद है और खलबली बीजेपी के भीतर भी है, बाहर भी है, अन्य सहयोगी दलों में भी है, तो केंद्रीय सत्ता को बचाने की भी चुनौती। इसलिए बीजेपी के बहुत ही स्पेशल कसरत भी दिखेंगे हम लोगों को। और उन स्पेशल कसरतों के बीच में बिहार जो कि लोकतंत्र की राजधानी है, वहां से आपको लोकतंत्र के लिए बड़ी मजबूत और बुलंद आवाजें आपको सुनाई देंगी राजीव जी, जो केंद्रीय सत्ता में हलचल मचाते हुए नजर आएंगे। जी, केंद्रीय सत्ता में हलचल, आने वाले समय में बहुत हलचल आप लोग देखेंगे। जरा एक बार फिर से प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ इधर दिल्ली के चुनाव को आप देखिए, उधर बिहार में भी चुनाव इसी साल है और दिल्ली की हलचल भी आप देख रहे हैं। ज़रा बिहार से लेकर दिल्ली तक क्या कुछ आप देखते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ की, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे अभी लालू यादव ने अपना बयान देकर वो शांत हैं, चुप हैं। नीतीश बाबू ने किस ढंग का बयान दिया है वो आपने देख लिया, सुन लिया। मीसा भारती और तेजस्वी यादव के बयान को भी आप लगातार रिपीट कर रहे हैं, उस बयान को वो आप सुन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ अगर देखा जाए तो दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उसमें अब एक बार फिर इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुट होते हुए नजर आता है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते हुए लड़ ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो पूरा का पूरा जो कुनबा है और वो भी रमेश बिधूड़ी के बयान पर एकजुट है। क्या एक बार फिर बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को मजबूत कर दिया है? और अगर नीतीश कुमार अगर निकल जाते हैं तब क्या परिस्थितियां बनती हैं देश की सियासत में, वो भी जरा बताइए। शुक्रिया एक बार फिर राजीव जी। अभी चुनाव जब आते हैं, देखिए पॉलिटिकल जो बयान होते हैं नेताओं के, वो उस समय घट रही राजनीतिक घटनाओं से जो तापमान होता है, राजनीतिक तापमान, उसको बता रहे होते हैं। तो दिल्ली में तो चुनाव सर पर है, अब तो हर रोज हमें बयान सुनने होंगे। रमेश बिधूड़ी को अभी पार्टी प्रत्याशी बनाए हुए अभी एक दिन ही हुआ है, तो वो चुनाव में लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने आज मतलब 2 बयान दिए। एक तो प्रियंका गांधी के लिए दिए और दूसरे आतिशी के लिए भी बहुत गंदे बयान उन्होंने दिए हैं। और ये दोनों ही बयान जरूर उनको सुर्खियों में लाता है, लेकिन चुनाव की रेस में आगे नहीं बढ़ाता है। ये बयान बीजेपी को चुनाव की रेस से बाहर करता है, क्योंकि दिल्ली वो प्रदेश है जहां आधी आबादी जो है, अभी तक पिछले चुनाव में तो 60% महिलाओं ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था। इस बार भी महिलाएं जिसको वोट करेंगी वही चुनाव जीतेगा। ये भी एक नजरिया है चुनाव को देखने का। और आप महिलाओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आतिशी से पूछ रहे हैं कि उसके बाप का ठिकाना नहीं है। प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाने की बात कर रही हैं, और ये निरंकुश ढंग से हो रहा है। एक तरफ माफी भी आई रमेश बिधूड़ी की,
कि भाई माफी से पहले एक और बयान आया प्रियंका गांधी पर, जिसमें वो आरोपों को दोहराते हुए नजर आए और फिर बयान माफी मांग रहे हैं। तो इस माफी का क्या मतलब है? इस माफी के तुरंत बाद आप आतिशी के लिए गंदे शब्द बोलते हैं। तो ये एक सिम्टम्स है जो बीजेपी का महिलाओं के प्रति जो लगातार उनके अपमान का अतीत रहा है। महिलाओं को जो अपमानित करते हैं उसको बीजेपी संरक्षण देती है, अल्पसंख्यकों को अपमानित करते हैं उनको बीजेपी संरक्षण देती है और खुले तौर पर देती है। इसके लिए मैं उदाहरण गिनाऊं ये जरूरी नहीं है, बहुत रमेश बिधूड़ी स्वयं उदाहरण है और रोज उदाहरण रहते हैं। और मैं कह रहा हूं कि कुश्ती पहलवान वो सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि महिलाओं के लिए और मुसलमानों के लिए बीजेपी के नेता किस तरीके से जो उनको अपमानित करते हैं उनको बीजेपी शरण देती है। देखिए महिलाओं के प्रति दूसरी पार्टी के नेता भी कोई बहुत अच्छा नजरिया रखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक फर्क जरूर है कि कभी वैसी घटना आती है तो उस पार्टी के नेता उसको गलत ठहराते हैं, लेकिन बीजेपी वैसे गलत करने वालों के साथ खड़ी होती है। ये एक बड़ा फर्क है, तो इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसकी दूसरी बात पॉलिटिकल बात पर और हम आए तो ये देखते हैं कि जो जय भीम जय बापू जय संविधान का जो आगाज कांग्रेस ने किया है, तो पॉलिटिकल घटनाक्रम पॉलिटिकल कार्यक्रम जो है वो पूरे चुनाव को ज्यादा प्रभावित करेंगे। राहुल गांधी स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उन दोनों जगहों पर जा रहे हैं, जाने वाले हैं। दूसरे नेता भी हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा है। यानी अब तो महिलाओं के अपमान और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान, इन सब अपमान को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब वो वक्त है, आप क्या कर रहे हैं, मैं सत्ताधारी दल क्या कर रही है, मुद्दों से ध्यान भटका रही है, महिलाओं का अपमान कर रही है, दलितों का अपमान कर रही है। और असल मुद्दा जो है, जो देश रसातल में जा रहा है, हर क्षेत्र में चाइना हमारे भूभाग पर कब्जा कर ले रहा है और ये 56 इंच का सीना दिखाई नहीं पड़ता, वो एक सिर के बदले 10 सिर लाने वाली बात दिखाई नहीं पड़ती। हम ये भी कहते हैं कि जब ऐसी घटना होती है तो जब सरकार को बोलना होता है तो मोदी सरकार बोलती है कि न कोई घर में घुसा है न घुसा हुआ है, वो बोलने के लिए नरेंद्र मोदी है। लेकिन घर में घुस आया है, 2 गांव बन गए हैं, ये बोलने के लिए हमारी सेना को आगे कर दिया जाता है। हमारी सेना का ये सबसे बड़ा अपमान है कि जब आपको पॉलिटिकल बयान यहां आके देना चाहिए था, सरकार को देना चाहिए था, मोदी सरकार से न विदेश मंत्री बोलने आए, न रक्षा मंत्री बोलने आए, न प्रधानमंत्री बोलने आए, और सेना को आगे कर दिया कि जाके देश को बताओ कि हमारे इलाके में चीन ने 2 गांव बसा लिए हैं। इससे ज्यादा सेना का अपमान और क्या होगा। ये चीजें भी साथ साथ घट रही हैं जिस पर ध्यान दिलाने की जरूरत है। किसान का आंदोलन चल रहा है, आप एक बार झांकने नहीं जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। 41 दिन हो चुका, आज तो खबर ये है कि किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंग ने अब काम करना बंद कर दिया है। लीवर से लेके किडनी से लेके सारी चीजें अस्त व्यस्त हैं और वो जो पैमाने पर नहीं है, और जो खड़े हो रहे हैं वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो उनका वजन भी नहीं लिया जा पा रहा है। अब यहां तक हालात पहुंच गए हैं, लेकिन कोई फिक्र इस सरकार को नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को फिक्र नहीं है, वो सब उनकी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी, वो भी एक चीजें हैं, और दूसरी तरफ राजनीति में ये गाली गलौच, इधर अपमान उपमान, इधर उधर बोल करके सत्ता जो है मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। तो जनता, हम उम्मीद करते हैं कि जनता इन बातों को जरूर ले रही है, सूक्ष्मता से ग्रहण कर रही है, और ऐसे लोगों को चुनाव में सबक सिखाएगी। और सबसे पहले दिल्ली का चुनाव है, वहां से होना चाहिए कि ये संकेत आए, ऐसा मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली की जनता जो बहुत ज्यादा समझदार है, वो महिलाओं के सवाल पर, महिलाओं के अपमान के सवाल पर, दलितों के अपमान के सवाल पर एक जोरदार जो डिसीजन देगी। और उससे पहले बिहार आते आते राजनीति जो बदल रही है उस पर हम सब नजर रख रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। जो चल रहा है बिहार से लेकर दिल्ली तक, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल सिन्हा जी। अतुल जी, आपका स्वागत करता हूं, सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। अतुल जी,
बिहार की चर्चा और इधर दिल्ली की चर्चा दोनों ज़रूरी है। ये पूरा साल और खासकर साल की शुरुआत दिल्ली की चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बिहार की चर्चा हो रही है। क्या कुछ आप देखते हैं? नीतीश बाबू की चर्चा हम पिछले सप्ताह 10 दिन से लगातार कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत मायने रखती है। और अंदर खाने इन लोगों की क्या बात हुई, पिछले 2 बार हम लोगों ने देखा नीतीश कुमार 2013 से ये क्रम चला आ रहा है, कभी इस पाले में, कभी इस खेमे में, कभी उस खेमे में, लेकिन नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार पर चर्चा क्यों न की जाए। और इसीलिए कई साथी लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कमेंट में, कि कब तक नीतीश पुराण चलेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि न सिर्फ बिहार की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में नीतीश पुराण बहुत जरूरी है। इसलिए नीतीश बाबू से हमारी कोई, अगर कहें तो न ही उनके पक्ष में न ही उनके खिलाफ में कोई लगाव नहीं है। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन साथ साथ केंद्र की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक बैसाखी वो भी हैं। इसलिए भी नीतीश बाबू की चर्चा जरूरी है। अगर नीतीश बाबू वहां पलटते हैं तो क्या लगता है आपको कि उनके भरोसे दिल्ली की सरकार चलेगी, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी? क्योंकि वहां से भी वो बाहर निकलेंगे, और जब वो वहां से बाहर निकलेंगे तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान इनके साथ रहेंगे, मोदी के साथ रहेंगे, या उधर चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ रहेंगे? इसलिए इस पुराण को चलने दीजिए। अभी आप लोग थोड़ा परेशान मत होइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और इन सब के बीच रमेश बिधूड़ी टाइप के लोग जो हैं वो किस प्रकार, उन्होंने न सिर्फ प्रियंका गांधी, उनका एक विवादित बयान और भी है, जरा वो भी बता दे रहा हूं, और बहुत महत्वपूर्ण बयान है जो उन्होंने आतिशी के लिए दिया था। याद है आपको? नहीं याद है? आतिशी ने बाप ही बदल दिया। आतिशी ने अपने पिता को बदल लिया। किसी महिला के लिए क्या, किसी पुरुष के लिए भी ये बात, किसी लड़का के लिए क्या, किसी लड़की के लिए भी ये सेंटेंस बोलना कितना शर्मनाक है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये वही शख्स हैं जो कुछ भी बोलते हैं, और संसद के अंदर, संसद के बाहर, क्योंकि सरकार इनकी है, तो फिर आप जान रहे हैं कि फिर होगा क्या, फैसला क्या होगा, उनके पक्ष में होगा। तो ये रमेश बिधूड़ी हैं, और इसलिए यहां नीतीश पुराण जरूरी है दोस्तों। इसीलिए नीतीश बाबू के बारे में जानना जरूरी है कि सरकार पर कितना असर पड़ेगा अगर नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं। 14 तारीख के बाद क्या होगा, इसकी चर्चा भी जरूरी है। जरा आना चाहता हूं अतुल सिन्हा जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्या कहेंगे आप? राजीव जी, मैं बाकी सभी साथियों की बात सुन रहा था और लगातार इस चर्चा को जो पिछले कई दिनों से हम लोग कर रहे हैं यहाँ न्यूज पॉइंट में भी और अपने चैनल पे भी, कि नीतीश बाबू का अब क्या रुख होने जा रहा है। क्योंकि नीतीश जी कभी भी कोई भी बात साफ नहीं बोलते हैं, ये आज से नहीं, ये उनका पूरा इतिहास है। और कब पलट जाए, कब अपनी बात पे वो कायम तो रहते ही नहीं। और अभी जिस तरह से बिहार के जो हालात हैं, पिछले दिनों एक उनका बयान भी बड़ा वायरल हुआ था जब उन्होंने तेजस्वी यादव को झिड़क दिया था विधानसभा के अंदर कि आपको इस बारे में, मेरे बारे में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, और मेरे बारे में जो कुछ भी बोले वो आपके पिताजी बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। एक तो ये उन्होंने कहा, यानी लालू यादव को उन्होंने खुली छूट दी, अपनी दोस्ती का उन्होंने हवाला भी दिया कि उन लोगों की पुरानी दोस्ती। और मैं पर्सनली भी 1974 के आंदोलन से इन दोनों नेताओं को बहुत करीब से देख रहा हूं कि किस तरह से इनकी राजनीति बनती बिगड़ती रही। कभी वो साथ होते हैं, कभी वो अलग हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों की दोस्ती रहती ही रहती है। लेकिन जो सियासी समीकरण बन रहे हैं बिहार में फिलहाल आने वाले चुनाव को देखते हुए, उसमें ये बौखलाहट बार बार दिखाई देती है, खासतौर से बीजेपी खेमे में, कि नीतीश के हर बात पे, उनकी हर चाल पे या उनके हर बयान पर इनकी बहुत गहरी नजर है। क्योंकि बीजेपी को भी ये पता है कि नीतीश बाबू बहुत भरोसेमंद साथी नहीं है। उनको भी मालूम है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए जिस तरह से अमित शाह का वहाँ दौरा है, हो रहा है, या फिर बीजेपी की जो कार्रवाइयां हैं, गतिविधियां हैं वो हैं, या फिर वहाँ सम्राट चौधरी जिस तरह से जबरदस्ती नीतीश के समर्थन के लिए मजबूर हुए हैं,
ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि चीजें बदलेंगी। लेकिन जो अभी बयानों का जो सिलसिला है, चाहे वो लालू यादव के बयान को लें या तेजस्वी यादव के बयान को लें, क्योंकि इनके परिवार में भी अगर आप देखें तो एक जनरेशन कोई और बयान देता है और जो पुरानी जनरेशन है यानी लालू यादव की जनरेशन है, वो उनके लिए रास्ते खोलती है। यानी दोनों चीजें हैं। अभी की स्थिति में इंडिया गठबंधन अपने कोई भी ऑप्शन बंद नहीं करना चाहता और खासतौर से बिहार के चुनाव को देखते हुए ये लगता है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को लेकर के लालू यादव के दरवाजे तो खुले हैं ही, नीतीश भी कब अपने फायदे को देखते हुए वहां जाएं ये कहा नहीं जा सकता। और रही बात दिल्ली की राजनीति की, और दिल्ली की राजनीति को लेकर के जिस तरह से वो प्रियंका गांधी के गाल वाला जो बयान आया है, उसको लेकर के एक निश्चित रूप से एक गंभीर बयान है। और जिस तरह रमेश बिधूड़ी उल्टा सीधा बोलते रहे हैं, उल्टे सीधे बयान देते रहे हैं, इससे बीजेपी का भी जो पूरा चरित्र है वो सामने आता है। निश्चित रूप से अभी आज कोशिश पूरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से आज ढेर सारी योजनाओं का यहाँ पे दिल्ली में लोगों को योजनाओं जैसे मेट्रो या जो तमाम रेल परियोजनाएं हैं उनकी, या फिर और ढेर सारी योजनाएं हैं, उसको लेकर के आम जनता को लुभाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने। उससे ये साफ है कि बीजेपी अब पूरा जोर लगा रही है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के बीच में ये दरार पैदा की जाए। और ये जो आने वाली स्थिति है जो दिल्ली चुनाव को लेकर, लग रहा है कि अभी कुछ ही दिनों में जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उससे पहले और भी बीजेपी की तरफ से बहुत सारे इस तरह की घोषणाएं होने वाली हैं। और निश्चित रूप से अभी जो वक्त है, चुनावी वक्त है, तो इसमें बहुत सारे बयान आएंगे। नेता लोग अपने अपने बयानों से पलटेंगे भी, कोई यहाँ जाएगा कोई वहां जाएगा, इसलिए परिदृश्य बहुत साफ अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में निश्चित रूप से कई चीजें नई हम सबको देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, कई चीज़ें देखने को मिलेंगी हम सबको। और पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट दोनों राज्यों में, इधर बिहार में इधर दिल्ली में। दिल्ली की तरफ आते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर परिवर्तित होते हुए आप देखेंगे आने वाले समय में। जरा आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। रमेश बिधूड़ी का एक और विवादित बयान है, और जिसमें मैं बता रहा था कि वो कह रहे हैं पहले तो सड़कें जो हैं वो प्रियंका गांधी की गाल की तरह बना देंगे ये, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि आतिशी ने बाप बदल लिया और संजय सिंह को ब्लैकिया कहा है, संजय सिंह को। ये तमाम बातें यानी सियासी, अब रमेश बिधूड़ी चुनावी मैदान में हैं, उनको आतिशी के सामने उतारा गया है। और ये दिखाई दे रहा है कि रमेश बिधूड़ी अपने ऐसे बयानों के कारण वहां पोलराइज करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा मामला पोलराइजेशन का है। और उधर बिहार में जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं, दोनों तरफ गहमा गहमी का आलम है। रमेश बिधूड़ी पे ज़्यादा बात करना उचित नहीं है, मैं भाव नहीं देता हूं ज़्यादा, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं। कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों को इतना जगह देना, वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर को कोई जगह दी जाए। प्रशांत किशोर के लिए भी ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एयर टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है हमारी आपकी, क्योंकि आप जानते हैं कि हु इज़ प्रशांत किशोर, और वैसे ही आप जानते हैं रमेश बिधूड़ी कौन है। सांसद होने के नाते अगर इस ढंग का कोई इंसान बकवास करे, वो भी संसद के अंदर, तो उस पर क्या ही कहा जाए और उस पर हम क्यों समय बर्बाद करें। लेकिन बात यहां अगर करें नीतीश कुमार की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से देश की राजनीति में उथल पुथल जरूर है। क्योंकि उनके साथ साथ देखिए दोनों नेता समाजवादी नेता हैं, चाहे वो नीतीश लोहिया के साथ वाले नीतीश भी और दूसरे इधर लालू प्रसाद यादव भी, जेपी आंदोलन के दोनों साथ साथ कदम ताल करते हुए दोनों नेता। और आज दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कई जगहों पे दोनों एक नजर आते हैं। ऐसे में अब लालू प्रसाद यादव का बयान और उसके बाद नीतीश कुमार के बयान, और फिर अब आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, इस पर चर्चा जरूरी इसलिए है कि कभी भी किसी भी दिन आप देखेंगे कि दो कागज हाथ में लिए हुए नीतीश बाबू जो हैं वो राजभवन में पहुंच जाएंगे। ये हम लोगों ने देखा है, एक नहीं 4 बार, 2 बार वापस होते हुए, 2 बार फिर से जाते हुए, इसलिए 4 बार तो हो ही गया। तो समझो जरा अमलेंदु जी समझाइए जरा कि क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं।
फिर हमारे और दो साथी हैं बिहारी बाबू हमारे संजय कुमार सिंह। नाम जरा बदल लीजिए, राहुल लाल की जगह संजय कुमार सिंह लिख रहे हैं, संजय कुमार सिंह की जगह राहुल लाल लिख रहे हैं, जरा बदल लीजिए, समझें हम बिहार की राजनीति को भी। पहले अमलेंदु उपाध्याय जी से। देखिए राजीव जी, एक तो पहले वो नारा चलता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, लेकिन वो समोसे में अब जो वो चाउमीन भी आने लग गई है तो वो नारा थोड़ा कमजोर पड़ा। लेकिन लालू की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, समोसे में आलू रहे या ना रहे, लेकिन बिहार की राजनीति में लालू है, और जब तक लालू है तब तक लालू बिहार की राजनीति में बने रहेंगे, इतना तो तय है। अब लालू जी ने जो ऑफर दिया, आप तेजस्वी कह रहे हैं लालू जी ने कोई ऑफर नहीं दिया, वो ठंडाने के लिए दिया था। आपने पूछा, उसका जवाब दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो जवाब दिया लालू यादव ने, तो लालू यादव से कल भी पूछा जाएगा तब भी वो यही कहेंगे। तो लालू यादव ने तो सीधी सी बात कही कि भाई नीतीश कुमार ही बार बार भागकर चले जाते हैं, वहां आकर काम करें। तो अब ये तो नीतीश कुमार को तय करना है कि वहां जो है अमित शाह और सम्राट चौधरी और कौन कौन है उनकी जो है वो सुनना है कि यहाँ आकर के अपने समाजवादी मन से सरकार चलानी है। तो ये तो नीतीश कुमार को तय करना है। भाई मान और अपमान जो है वो नीतीश कुमार का हो रहा है, तो ये तो नीतीश कुमार को तय करना है कि अपमान के साथ सरकार चलानी है या सम्मान के साथ सरकार चलानी है, सम्मान के साथ राजनीति करनी है। तो नीतीश कुमार अगर सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुए हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी अपमान को सहने की हद तक जा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, नीतीश कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार में सम्मान बचा होगा, उनके पास जरा भी समाजवादी तेवर होगा, तो भारतीय जनता पार्टी से कल ही किनारा कर लेंगे। तो नीतीश कुमार ने राजीव जी जो कहा, जो जिस तरीके से उनसे सवाल पूछा गया, उसका उन्होंने गोलमोल शब्दों में उत्तर दिया कि 2 बार चले गए, अब नहीं जाएंगे, यही तो कहा। तो 2 बार तो इधर भी थे, अब कहा के लिए गए, कहा के लिए नहीं गए, फिर बात वही आती है। ये तो कहा ही नहीं कि लालू जी के साथ नहीं जाएंगे, कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, कि महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, ये तो कहा ही नहीं कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे ये भी नहीं कहा कि नहीं मोदी जी के साथ ही रहेंगे, अब तो अंतिम जो है यात्रा वो मोदी जी के साथ ही होगी, ऐसा भी नहीं कहा कुछ। तो ये जो नीतीश कुमार की बातें हैं वो कहा जाता है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि लालू प्रसाद यादव ने तो बाकायदा संसद में खड़े होकर कहा था कि जो हमारे मित्र हैं नीतीश कुमार, इनके पेट में दांत हैं। तो नीतीश कुमार की जो पेट में दांत है तो वो मोदी जी और अमित शाह जी के लिए भी है वो दांत, ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव के लिए दांत है। वो तो पेट में दांत है, तो जो भी पेट में जाएगा उसके लिए दांत है, तो सबके लिए वो नीतीश कुमार के दांत हैं। तो ये नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो कब तय करते हैं कि उनको अपने अपमान का बदला लेना है। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पे जितना अपमान अब तक नीतीश कुमार का किया है, ये नीतीश कुमार के दिल से पूछिए, भाई उनके डीएनए तक पर सवाल उठाए। तो इसलिए जो आज जो रमेश बिधूड़ी जो बोल रहे हैं तो वो मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं। अब वो कंपटीशन अपने मोदी जी से कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी चूंकि ज्यादा बात नहीं करनी है, वरना तो वो मोदी जी को टक्कर दे रहे होते। प्रधानमंत्री पद के दावेदार है रमेश बिधूड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो नीतीश कुमार का जो अपमान नरेंद्र मोदी ने किया, तो नीतीश कुमार के पास भी ये बेहतर समय है कि वो नरेंद्र मोदी से अपने सारे अपमानों का बदला लें। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो लोग नरेंद्र मोदी से बदला लेना चाहते हैं अपने अपमानों का, वो भी सब नीतीश कुमार के साथ आए, उनसे बदला लें। तो नीतीश कुमार राजीव जी सिर्फ जो है वो कहा जाए कि अपनी पार्टी को अलग नहीं करेंगे, जब नीतीश कुमार तैयारी करेंगे तो एनडीए में बहुत बड़ा चंक वो तोड़कर लेकर आएंगे। ये बातें साफ तौर पर समझ में आ रही हैं। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र से भी खबर आ रही है साहब, वो छगन भुजबल और शरद पवार की जो है वो नजदीकियां पड़ रही हैं। इधर जो थे वो अजित पवार चले गए थे विदेश और छगन भुजबल जाकर मिल रहे थे फडणवीस से। तो महाराष्ट्र से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो ये सब मिला के राजीव जी कोई ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जो है सिर्फ ठंड में जो है यात्रा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ठंड में अगर नीतीश कुमार सड़कों पर हैं तो सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं गरमा रही है, राजनीति बिहार से लेकर दिल्ली तक गरमा रही है। और जैसे ही सूर्य अपनी दिशा बदलेंगे, इस देश की राजनीति भी दिशा बदलेगी। राजीव, देश की राजनीति दिशा बदलेगी। संजय जी, आपको भी लगता है? अनम्यूट कीजिए जरा। देश की राजनीति तो बदल चुकी है और बीजेपी ने जो राजनीति का हाल किया है वो हम लोग देख रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर फंस गए हैं और वो फंसे ही हुए हैं तो वो बीजेपी की राजनीति का ही कमाल है। सामान्य तौर पर नीतीश कुमार ऐसे फंसते नहीं और इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के मुकाबले वो सके नहीं, मैं ऐसे देखता हूं। तो कुल मिलाकर राजनीति तो बहुत खराब हो ही गई है और उसमें अच्छे लोगों के लिए जगह ही नहीं है। और आतिशी को या प्रियंका गांधी को जो सुनना पड़ रहा है वो सब राजनीति में रहने के कारण ही है, और वो सब तो अलग विषय है मुझे लगता है। लेकिन नीतीश कुमार ने 10 साल की अपनी राजनीति में जो किया है या जहां पहुंचे हैं उससे क्लियर है कि वो
चाहे बीजेपी पे आश्रित हो या लालू यादव पे आश्रित हो या इंडिया गठबंधन पे आश्रित हो, अपने तई वो बहुत मजबूत नहीं है, या जितना है उसको भी बीजेपी और कमजोर करने की कोशिश में है, और बीजेपी की वो मजबूरी है कि नीतीश को कमजोर करे ताकि उसकी उन पर निर्भरता कम हो। उसमें वो कितना कामयाब होगी वो सब अलग चीजें हैं। और मैं अगर सीबीआई ईडी बोल रहा हूं तो सीबीआई ईडी ही नहीं है, उसमें पैसे की ताकत भी है। तो और वो सब असर करता है, राजनीति में बहुत ज्यादा असर करता है, खासकर बिहार की राजनीति में। वो अपनी जगह है, उसका अपना महत्व है, वो सब अपनी जगह है। ऐसे में अब नीतीश कुमार जहां हैं और लालू यादव का पूरा परिवार, कहना चाहिए मुझे कि लालू यादव की राजनीति की जरूरत अलग है और नीतीश कुमार की राजनीति की जरूरत अलग है। नीतीश कुमार को सिर्फ अभी सरवाइव करना है या नरेंद्र मोदी से बदला सधाना है, लेकिन लालू यादव को अपने परिवार को इस्टेब्लिश करना है और वो सक्षम है। माने अगर बिहार में अगर यूथ को अगर लीडरशिप देने की बात है तो तेजस्वी ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और अभी कोई एक छत्र नेता नहीं है। और अगर कोई हो जाएगा और अगर वो कोई लीड कर सकेगा तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए तेजस्वी बहुत ही उपयुक्त और सक्षम उम्मीदवार हैं, जो लालू यादव कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और नीतीश कुमार को अगर देखना होगा तो जाहिर है लालू यादव नीतीश कुमार को देखेंगे कि तेजस्वी को देखेंगे। तो इस तरह से, और अगर लालू यादव को अपने परिवार को देखना ही है, उनका फ्यूचर लंबा है, उस हिसाब से नीतीश कुमार का फ्यूचर बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार को किसी का सपोर्ट मिलेगा भी तो वो तात्कालिक होगा और तात्कालिक जरूरत के हिसाब से होगा, जबकि लालू यादव को जो सपोर्ट चाहिए या जो उनकी पॉलिटिक्स होगी या जो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा कि बिहार का एक पुराना पॉलिटिकल घराना जो बाय एंड लार्ज अभी तक तो कम से कम अपने कास्ट के लिए, अपने राज्य के लिए तो फायदेमंद रहा ही है, उलट तो नहीं करता रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए भी लालू यादव को न सिर्फ यादवों का, बिहार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जो लालू यादव को मजबूत बनाएगा और नीतीश कमजोर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और बीजेपी की जो ताकत है वो अपनी जगह है ही है। तो पॉलिटिकल कारणों से भी और बीजेपी के साथ होने के कारण भी मुझे लगता है कि नीतीश नुकसान में ज्यादा है और लालू यादव अपने पोजीशन के कारण बहुत पॉजिटिव स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है। और उसमें तेजस्वी की जो पॉलिटिक्स अभी तक रही है उसमें अगर तेजस्वी क्लिक कर जाते हैं यूथ आंदोलन के साथ अभी, और इसीलिए यूथ आंदोलन टारगेट है, इसीलिए प्रशांत किशोर को बुलाया जा रहा है कि अगर तेजस्वी उसको लीड कर लेते हैं ठीक से, या अगर उन लोगों के बीच स्वीकार्य हो जाते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा और भविष्य उसी पर निर्भर करेगा। मुझे लगता है कि आगे ये सब चीजें कैसे रूप लेती हैं उस पर निर्भर करेगा कि आगे की राजनीति कैसे हो। जी, आगे की राजनीति कैसी होगी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। राहुल लाल जी, जरा आप भी बताइए कैसे आप देखते हैं आगे की सियासत, 14 तारीख के बाद की सियासत, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? बिहार में मुझे लग रहा है कि परिवर्तन की बड़ी स्पष्ट और गंभीर रेखाएं वो दिखनी शुरू हो गई हैं राजीव जी, और वो उसका डेडलाइन क्या होगा नहीं होगा वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो परिवर्तन होना है। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है, देखिए इस बात से मैं सहमत हूं कि बिहार में आरजेडी एक मजबूत ताकत है, और वो हम लोगों को विधानसभा चुनाव में दिखा भी है राजीव जी की वो 2020 के विधानसभा चुनाव में स्पष्टता वो नजर आ गई है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जब नीतीश कुमार भले ही कमजोर हुए हैं, अपनी उनकी साख कुछ कमजोर भी हुई है, लेकिन बिहार की एक वास्तविक सच्चाई ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, जदयू और आरजेडी वहां पे 3 अगर फोर्स के रूप में है, तो अभी भी नीतीश कुमार में यह चीज है कि वो पर्दे के जिस हिस्से में जाते हैं पर्दा का वो हिस्सा मजबूत होता है। ये एक वास्तविकता वाली स्थिति है, वो अभी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दरमियान में भी देखा। और एक आंकड़े जो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को बहुत लगता है कि अगर वो आरजेडी के साथ आते हैं तो वो लाभांश की स्थिति बड़ी मजबूत होती है, वो बीजेपी के साथ होते हैं तो वो लाभांश की स्थिति घट जाती है। तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 2024 की कहानी खत्म है, हम लोग 2025 के चैप्टर में इन कर चुके हैं। एक स्थिति यह भी हम लोगों ने देखा, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करती है और उसके लिए उन्हें डबल इंजन सरकार की जरूरत होती है। तो बीजेपी का प्रयास ये जरूर होगा कि वहां पे
जो वो चुनाव कराए वो सत्ता में रहते हुए ही चुनाव कराए, जिसके कारण से वो चुनावी गतिविधियों को प्रभावित कर सके। वो हम लोगों ने देखा भी। और झारखंड में जो है कि वहां पे उनकी सरकार नहीं थी और अलग ढंग से चीजें हुई, देखिए चुनाव निष्पक्ष संपन्न हुए, वो भी एक परिस्थिति हम लोगों के सामने में है। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा देर नहीं कर सकते राजीव जी। देखिए नीतीश कुमार जी के सामने में कुछ चीजें, कुछ पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए दर्शकों को समझने के लिए। नीतीश पुराण यूं ही नहीं चल रहा है। नीतीश पुराण इसलिए चल रहा है कि नीतीश पुराण कहीं कहीं अभी नेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन चुका है राजीव जी। इसे हम लोग चाहे स्वीकार करें ना करें, यह एक यथार्थ की स्थिति है वर्तमान समय में। 2020 के स्थिति में अगर उसके पहले जो 2022 में जो बदलाव की स्थिति आई थी वो कहां से आई थी? उस समय जो नीतीश कुमार ने पलटे थे वो कहां से पलटे थे? वो उसमें हमें अभी भी याद है जेपी नड्डा जी का वो बयान, वो कांग्रेस मुक्त भारत का बयान देते देते उन्होंने बयान दे दिया था क्षेत्रीय दलों से मुक्त भारत चाहिए उन्हें। और हम लोग लगातार ये चीज देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों को कैसे समाप्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर जो उनके खुद के सहयोगी दल होते हैं उन्हीं को निपटाने में लगे हुए हैं। वो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति उसका ज्वलंत उदाहरण है। क्या नीतीश कुमार उन चीजों को नहीं देख रहे हैं? 2020 में हम लोगों ने देखा कि एक अचानक से हनुमान भक्त चिराग पासवान वहां पे होते हैं और वो नीतीश कुमार के सामने में विधानसभा चुनाव में उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने में खड़े नहीं होते हैं। और नीतीश कुमार जो एनडीए में बड़े भाई के कद में थे वो छोटे भाई के कद में बढ़ गए। अब अगर नीतीश कुमार 2025 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो बताइए सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा? वो 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार होगा? ये कुछ बड़ी गुत्थियां हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो वो गठबंधन बाध्यकारी होगा कि उसमें उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलना है। लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें ज्यादा रखी, उनको 16 दी और खुद 17 लोकसभा सीटों पर लड़े। तो बड़े भाई वाला गुमान दिखाने का प्रयास लोकसभा चुनाव में भी हुआ। वो तो जनता ने देखे दोनों को बराबर 12 लोकसभा सीटें बीजेपी को भी और 12 जो है कि वो जदयू को भी दे दी। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है जिस कारण से हमें लग रहा है कि जदयू के लिए एक लाभदायक स्थिति है और आरजेडी के लिए भी ये लाभदायक स्थिति है। और ये सब चीजें कहीं कहीं संकेतों में जो मीसा भारती का बयान है उस बयान को मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं कि दोनों बड़े नेता हैं, दोनों मित्र हैं, 1974 के छात्र आंदोलन से आगे निकलकर आए हुए नेता हैं। इशारे में उन दोनों ने एक दूसरे को संकेत दे दिए। राजनीति में उसकी अधिकृत घोषणा कब होगी वो देखने की स्थिति होगी। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि केंद्रीय स्थिति क्या बन गई है। क्योंकि देखिए ये बात सभी लोग कर रहे हैं कि भाई बिहार में तेजस्वी को भी तो आरजेडी, भाई लालू जी ये चाहेंगे कि तेजस्वी की राजनीति भी आगे बढ़े। भाई तेजस्वी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा राजीव जी कि जब केंद्र में मोदी जी को वही हटा के अगर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता खुल जाए। और वो रास्ते ज्यादा असंभव किस्म के नहीं है। दिसंबर में ही लोकसभा में जिस तरह से बयान, वो राज्यसभा में अमित शाह ने जो बयान दिया अम्बेडकर जी को लेकर, क्या अब आज के समय में चिराग पासवान उसी तरह से सफल है? चिराग पासवान उसी तरह से सहज है? जो लोग भी दलित राजनीति करते हैं वो काफी असहज स्थिति में। महिला पॉलिटिक्स करने वाले लोग बीजेपी के साथ असहज स्थिति में कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उन्हें महिलाओं को वोट नहीं मिलेंगे। महिला विरोधी बयानों की कितनी लंबी फेहरिस्त है। तो मुझे लग रहा है कि जब ये परिस्थितियां केंद्रीय राजनीति में बनेंगी तो नीतीश कुमार इकलौते नहीं होंगे राजीव जी। आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में आके जो बयान दिया था कि बिहार को मतलब 70,000 करोड़ चाहिए कि 75,000 करोड़ चाहिए, 80,000 करोड़ चाहिए, वो राशि कहां पे जाके रुकी थी? वो राशि रुकी थी 1,25,000 करोड़ पे जाके वो राशि रुकी थी। उस 1,25,000 करोड़ में डबल अपनी कितनी राशि बिहार को पहुंची? बिहार को वो सहयोग प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए जो सहयोगी तेलुगु देशम है उन्होंने तो तेजी से जो है कि तमाम पैकेजेस वगैरह ले भी लिए हैं राजीव जी। अब वो जिस तरह से रमेश बिधोड़ी को पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है, अभी भी उनको नहीं हटाया जा रहा है। ऐसे नेताओं को अगर जो अल्पसंख्यक विरोधी बयान देते हैं, महिला विरोधी बयान देते हैं, बीजेपी अगर इन लोगों को इसी तरह से तवज्जो देगी तो क्या तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने की स्थिति में है? तो मुझे तो दिख रहा है यह स्थिति 2025 तक के राजनीति में नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू भी हटते हुए नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान भी हटते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के 7 लोकसभा सदस्य हैं और जिस तरह से एकनाथ शिंदे बार बार सतारा जाके रोते हुए रहे, बीमार होने के तमाम उन्होंने अपनी चीजें बताई, उसके बावजूद भी उन्हें गृह मंत्रालय नहीं दिया गया है राजीव जी। तो क्या वो उनका समर्थन होगा? उनके बारे में तो पहले से ही तस्वीर आ रही थी कि पिछले साल ही आ रही थी 4 जून के बाद से उनके बहुत सारे सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में थे, 7 में से कम 5 सांसद। 2000 पिछले साल की ही बात है।
तो वो कई सारे घटक दल ऐसे हैं जो एक साथ ही हमें लग रहा है उस तरफ से इस तरफ डुबकी लेने के लिए तैयार है। हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां जब आएंगे तो वो लोकसभा ही भंग कर देंगे और मध्यावधि चुनाव में चले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का जो चैप्टर उत्पन्न हो रहा है वो या तो भारतीय जनता पार्टी को इसे बदलने के लिए अपने प्रधानमंत्री को उम्मीदवार को बदलना होगा, अन्यथा देश मध्यावधि चुनाव की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये मामला कहीं से भी केवल बिहार की तरफ अग्रसर नहीं है। और इसलिए मैं देखूंगा कि अमित शाह जी जो बिहार जा रहे हैं या फिर क्या हाल के समय में बिहार के लिए कुछ बड़े पैकेज की घोषणा हो रही है, क्योंकि तीसरी एक संभावना नीतीश कुमार जी अगर ज्यादा लेट करेंगे और इस प्रक्रिया में विलंब की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार के पास राष्ट्रपति शासन के दरमियान में भी चुनाव कराने का विकल्प होगा। तो नीतीश जी, मैं मानता हूं कि राजनीति के बड़े गंभीर खिलाड़ी हैं, वो अपना हश्र किसी भी रूप में एकनाथ शिंदे की तरह वन टाइम पासवर्ड बना के वो अपने आप को खत्म करेंगे। यह मैं नहीं मानता कि वो इतना अपरिपक्व काम करेंगे राजीव जी। इसलिए बिहार में परिवर्तन की बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि नीतीश कुमार जी बीजेपी के भारी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बीच में चुनावी वेटारनी में जाएंगे तो फिर उनका कार्यकाल और उनका मुख्यमंत्री की स्थिति, तमाम सपने उनके ध्वस्त होते हुए दिखाई देते हैं। जबकि अगर वो इंडिया अलायंस में आता है तो उनके तमाम सपने बड़े मजबूत होते हुए दिखते हैं और देश की पूरी राजनीति के वो सेंट्रल पॉइंट के अंग बनते हुए नजर आते हैं राजीव जी। जी बिल्कुल। लेकिन अतुल जी, मीसा भारती का जो बयान है कि इशारों इशारों में दोनों नेता लालू जी और नीतीश जी बात करते हैं, क्या मायने निकाला जाए इसका? अतुल जी। अतुल जी मैं सवाल कर रहा हूं कि मीसा भारती ने जो बयान दिया है कि इशारों इशारों में ये दोनों नेता लालू यादव और नीतीश कुमार बात करते हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, मीसा भारती भी बचपन से इन दोनों को देख रही हैं और जिस तरह से इन दोनों के बीच के रिश्ते हैं उनको मीसा भारती भी जानती हैं और उनके घर के तमाम लोग जानते हैं कि ऊपर से भले ही राजनीतिक तौर पर इन लोगों में तमाम तरह के वैचारिक मतभेद हों या सत्ता को लेकर के जो आपसी झगड़े या फिर गठबंधन की जो अपनी राजनीति के जो दांव पेच हैं वो चलते रहते हैं, बावजूद इसके कहीं ना कहीं मीसा भारती इस बात को समझती हैं कि आने वाले वक्त में चीजें बदल सकती हैं और इसलिए नीतीश जी को लेकर के मीसा भारती खुल के कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहती। हालांकि आज तेजस्वी यादव का जो बयान है उसमें उन्होंने बेशक ये बात खुल के कही है कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया है या जो कुछ भी नीतीश जी के बारे में उन्होंने कहा है, लेकिन वो भी ये बात जानते हैं कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते जिस तरह से उन्होंने, जैसे तेजस्वी ने ये कहा ना कि भाई मुख्यमंत्री होने के नाते उनको बयान जारी करना पड़ रहा है, न कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों से खुलकर बोल रहे हैं। इस तरह की बातें भी शायद कही हैं तेजस्वी ने। लेकिन जहां तक मीसा भारती का सवाल है, मीसा भारती के बयान में ये बात बहुत साफ है कि आने वाले वक्त का संकेत कहीं ना कहीं वो दे रही हैं कि ऐसा हो सकता है कि चीजें बदल सकती हैं और इन दोनों दोस्तों के बीच क्या बात होती है क्या नहीं होती है ये दोनों दोस्त ही जानते हैं। और निश्चित रूप से ये बिहार की राजनीति जिन लोगों ने भी बहुत करीब से देखा है वो समझते भी हैं इन दोनों के रिश्तों के बारे में। लेकिन जहां तक बिहार में विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री के दावेदारों की बात आती है, वहां पे फिर पेंच फंसने की स्थिति जरूर नजर आती है, क्योंकि तेजस्वी यादव या लालू यादव कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी के अलावा और कोई मुख्यमंत्री बने या बिहार की बागडोर किसी और के हाथ में जाए। तो इसमें कौन सा ऐसा समीकरण बने जिसमें नीतीश जी भी खुश रहें और इन दोनों के बीच की जो आपसी दीवार है वो भी ढहे, या फिर केंद्र में उनकी ऐसी कौन सी स्थिति बनाई जाए या आने वाले वक्त में, क्योंकि बिहार के जो चुनाव हैं वो तो इस साल के अंत में है, इस बीच में तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी और केंद्र की राजनीति में भी बहुत स्थिति बदलने की जो संकेत जो मिलते हैं स्थितियों के बदलने के, वो तो साफ साफ नजर आता ही है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में तस्वीर और साफ हो, लेकिन ये रास्ता खुला रखने की जो रणनीति है, जो हर चुनाव से पहले
कुछ महीनों पहले से ये चीज होती भी है और इस बार भी वही चीज देखने को मिल रही है कि विधानसभा चुनाव कोई केंद्र का चुनाव नहीं है, यानी लोकसभा का चुनाव नहीं है, और दोनों ही चुनावों में बहुत फर्क होता है, उनके राजनीतिक समीकरणों में फर्क होता है, एक दूसरे के साथ रिश्तों में फर्क होता है। तो उस वक्त बीजेपी नीतीश जी की मजबूरी हो सकते थे, लेकिन अब आने वाले वक्त में बीजेपी उनके लिए कितनी मजबूरी होंगे ये नीतीश जी बेहतर जानते हैं, और निश्चित रूप से आने वाले वक्त में लालू यादव के साथ उनके क्या रिश्ते बनेंगे इसका एक संकेत मीसा भारती के बयान में देखा जा सकता है। जी, मीसा भारती के बयान में क्या संकेत है वो भी हम समझने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। जरा प्रेम कुमार जी, एक छोटा कमेंट आपसे भी, क्या आपको लगता है कि यहाँ मीसा भारती जो हैं वो एक अलग ट्रैक पे हैं? देखिए, मीसा भारती का जो स्टैंड है वो थोड़ा मैच्योर पॉलिटिक्स को दिखाता है और वो ये बताता है कि अभी राजनीति आगे बढ़ने वाली है, कोई थोड़ा आगे आवाज आपकी थोड़ी दब रही है। जी जी, बल्कि मैं कह रहा हूं कि कोई अर्धविराम भी नहीं है, इसको आप गति में मानिए, पूरी रवानगी है राजनीति में, बिहार में जो राजनीति चल रही है। और नीतीश कुमार ने भी जो बोला उस बारे में अमलेंदु उपाध्याय जी ने बहुत सही बात कही कि नीतीश कुमार ने ये नहीं बोला कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, वो ऐसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया जिससे पलटना उनके लिए बहुत मुश्किल बात है नहीं। जब वो कह चुके हैं कि भाई मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, उससे वो पलट सकते हैं, तो फिर आगे कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं वो नीतीश कुमार को विवश करती हैं कि वो नया राजनीतिक रुख ले, तो वो ओपन बना हुआ है और ये बात मीसा भारती के बयान से स्पष्ट दिखती है। और एक बात आपको नोट करनी होगी कि आप अभी बिहार में स्टूडेंट्स मूवमेंट चल रहा है, बीपीएससी परीक्षा फिर से कराने की मांग हो रही है। इसको लेकर के आरजेडी खास करके तेजस्वी यादव तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के बाकी तमाम नेताओं के ट्वीट्स आप लगातार देख लीजिए, किसी ने भी नीतीश कुमार पर हमला नहीं बोला है। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने भी नीतीश कुमार पर, बीपीएससी मूवमेंट पर हमला नहीं बोला है, वो बीजेपी पर हमला बोलते हैं। तो ये भी अंदर खाने एक समीकरण है बना हुआ, ट्यूनिंग बनी हुई, फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, उसको संकेत करता है और मीसा भारती के बयान भी उसकी पुष्टि करते हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार का जो अभी का बयान ताजा है वो वास्तव में अभी जो सवाल उठ रहे हैं उस पर ठंडा पानी डालने जैसा है। मैं अमलेंदु उपाध्याय जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वो ठंडा पानी डालने जैसा है, ताकि थोड़ा टाइम उनको चाहिए आगे की राजनीति को सेट करने के लिए। लेकिन हम पहले भी बोलते रहे हैं, एनडीए में रह करके नीतीश कुमार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये होकर रहेगा। ये घटना किन किन पड़ाव से होते हुए मुकाम तक पहुंचेगी ये आप जरूर देखते रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बड़ी बात है। और यहां से अगर वो एनडीए में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या उसका असर केंद्र की सत्ता पर यानी नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक नहीं पड़ेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या इसीलिए जो संजय राउत बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि 10 जेडीयू के सांसदों को तोड़ने की फिराक में है बीजेपी, क्या ये सारी चीजें, वो तार जो हैं वो नहीं जुड़ते हैं? डॉट्स को मिलाने की कोशिश कीजिए आप। क्या बीजेपी अंदर खाने कुछ ऐसे सांसदों को तोड़ के अपने खेमे में, अपने पाले में लाना चाहती है जिससे उसकी सरकार, उसकी सत्ता बची रहे? क्या ये साल जो 2025 का साल है, इस साल में ऐसे तोड़ फोड़ और देखेंगे? क्योंकि बीजेपी इस चीज में माहिर है। आप जानते हैं कर्नाटक की सरकार कैसे बीजेपी ने गिराई थी, कैसे मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी ने गिराई थी, कैसे महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी ने गिराई थी, कैसे झारखंड की सरकार को गिराने की कोशिश में लगी हुई थी बीजेपी। इन सबको आप लोगों ने देखा है। और ऐसे में क्या आने वाले समय में नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए ये सब काम नहीं करेंगे? उनकी पार्टी नहीं करेगी, सब होगा शायद। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बात हम बिहार की कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बात हम नीतीश कुमार की कर रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर अलग होते हैं तो आप ये देखिए कि उधर ओडिशा में
नवीन पटनायक भी नाराज हैं, जो हमेशा संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उनकी सरकार जा चुकी है, ओडिशा में बीजेपी की सत्ता है और ऐसे में वो भी पोल खोल रहे हैं, उनकी पार्टी पोल खोल रही है। तो बहुत कुछ आने वाले समय में होगा। चंद्रबाबू नायडू क्या इनके साथ रहेंगे, ये भी होगा। चिराग पासवान क्या इनके साथ रहेंगे, ये भी समझेंगे। बहुत कुछ ऐसा। एकनाथ शिंदे जो अभी तक नाराज हैं और उनके साथी जो विधायक हैं, उन लोगों ने, जो मंत्री हैं, उन लोगों ने भी अभी तक अपना पदभार ग्रहण नहीं किया है। इसके क्या मायने हैं? एकनाथ शिंदे के 9 सांसद हैं, वो किधर जाएंगे? ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।